अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 के न्यू बुक के फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है फिजिक्स स्कोप एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली एड्स को पूरा देखिएगा और उन्हें स्किप मत करिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वो उसूल और वो डिस्कवरीज फिजिक्स की जिनका यूज़ हो रहा है न्यू टेक्निक्स को बनाने में। यानी कि हमारे पास हमारे आसपास कुछ फिजिक्स के कवानीन होते हैं जो दुनिया को चला रहे हैं और कुछ फिजिक्स की नॉलेज हमें हासिल हुई है। फिजिक्स की नॉलेज और फिजिक्स के कवानीन का इस्तेमाल करके नई नई टेक्नोलॉजीज नए नए हमारे पास तरीक़ेकार ईजाद किए जाएँ। तो ये पूरा प्रोसेस जो है फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अगर हम बात करें फिज़िक्स के बारे में तो इसने कई सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है। तो इसकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर पहले लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ का मतलब होता है कि एक एनर्जी के ऐसे सोर्सेज़ को डेवलप किया जाए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम इमिट करे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या जियोथर्मल एनर्जी हो गया। तो इस तरह के एनर्जी सोर्सेज को डेवलप किया जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा तो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी फिज़िक्स ने कई ज़्यादा काम किया हुआ है। अब जैसे अगर हम मज़ीद बात करें तो फिज़िक्स की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो यहाँ पर ये बात है कि इसकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और डेवलप हो सकती है और ज़्यादा बेहतर तौर पर हमारे फ्यूचर को सँवार सकती है, फ्यूचर में ये काम कर सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेली यूजेस में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। सोलर पैनल टेक्नोलॉजी एक आम तौर पर हर घर में तकरीबन इस वक्त मौजूद है, जिसकी मदद से लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही है। उसके अलावा विंड टर्बाइन है, ये भी विंड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने का तरीक़ेकार है। उसके अलावा कई सारी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस हो गई और उसके अलावा कई सारे न्यू एलॉयज़ को बनाना हो गया। एलॉयज़ हम कहते हैं कि जब 2 मेटल्स आपस में जोड़ करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, मिसाल आयरन हो गया और उसके अलावा कॉपर हो गया, ये 2 अलग मेटल्स हैं, इनको मिक्सअप किया जाएगा तो जो मिक्सचर बनेगा उसे एलॉय कहा जाता है। तो एलॉय को भी इस फिज़िक्स की मदद से बनाया जाता है और उसके अलावा कई सारे पॉलीमर्स, कई सारे बड़े मॉलिक्यूल्स वो भी इसी फिज़िक्स की मदद से बनाई जा सकती हैं। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये जिस ब्रांच के अंदर बनाए जाते हैं उसे पॉलीमर फिज़िक्स कहा जाता है। उसके अलावा फिज़िक्स की एक और ब्रांच है जिसे न्यूक्लियर फिज़िक्स कहा जाता है और ये जो है न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ में ताल्लुक़ रखती है। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो न्यूक्लियस में से एनर्जी का हासिल होना, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहाँ की एनर्जी का हासिल होना, ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलवाती है। अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन्स की बात करें, ये मेडिसिन्स जो हैं एक्स-रेज़ की सूरत में मौजूद होती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स की सूरत में मौजूद होती हैं और ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, यानी कि बीमारी वगैरह को डायग्नोज़ करने में। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं कैंसर के इलाज के अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर। तो यहाँ पर भी फ़िज़िक्स का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है फ़िज़िक्स की फ़ील्ड्स का ज़िक्र है कि कहाँ-कहाँ पर फ़िज़िक्स और उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब होता है मशीन्स को बनाना जो कि आर्टिफ़िशियली खुद से काम कर सकती हों, जैसे कि रोबोट्स वगैरह बनाना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मटीरियल्स, मशीन्स, रोबोट्स ये बनाए जा रहे हैं और इन सब को कंबाइनली जिस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, उसे मेकाट्रॉनिक्स कहा जाता है। मेकाट्रॉनिक्स के अंदर जो है कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हो जाता है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल आ जाता है। तो ये सारा जो है मेकाट्रॉनिक्स की ब्रांच के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है, इस सारे रोबोटिक्स की स्टडी को। अब अगर हम रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स की बात करें कि उसके अंदर कौन-कौन से काम हो सकते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि फ्रॉम असेंबलिंग कार्स ऑन अ प्रोडक्शन लाइन, कि जो हमारे पास कार्स मौजूद होती हैं, उनको जो बनाया जाएगा, उनके पार्ट्स को जब जोड़ा जाएगा, वहाँ से लेकर के उसके अलावा जो काम हो रहे हैं, एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ मार्स, मार्स के सरफेस को खोजना, जो मार्स प्लेनेट की सरफेस तक जाना, ये सारा जो है इसी रोबोटिक्स के अंदर आ जाता है। मार्स प्लेनेट हो या इससे कबल अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास मून था, तो ये सारा रोबोटिक्स की मदद से रोबोट्स भेजे जा रहे थे जो कि वहाँ पर जाकर पिक्चर्स ले रहे थे, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। अब यहाँ एक नासा की डिवाइस का नाम है, जैसे कि लिखा हुआ है नासाज़ सोजर्नर वाज़ द फर्स्ट रोबोटिक डिवाइस
टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ रेड प्लेनेट मार्स। तो एक डिवाइस का ज़िक्र हो रहा है जिसने पहली बार मार्स को एक्सप्लोर किया था। तो कहने का मकसद कि रोबोटिक डिवाइसेस जो हैं या फिर मशीन्स जो हैं, ये सारी इसी रोबोटिक्स के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास मौजूद सुपर कंडक्टर्स के बारे में। सुपर कंडक्टर्स जो हैं, दरअसल इनका मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी रुकावट से पास करना और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना। रुकावट कोई नहीं हो, ना कोई लॉस वगैरह हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मटीरियल्स यूज़ होते हैं सुपर कंडक्टर के तौर पर, वो मटीरियल्स हमारे पास एल्यूमीनियम हो गया, लीड हो गया या नियोबियम हो जाएगा। अब इनके साथ मामला क्या किया जाता है, इन मटीरियल्स को सुपर क्यूल किया जाता है लिक्विड हीलियम की मदद से, और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम लाया जाता है जहाँ पर बिल्कुल ही रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलता। ये जो टेम्परेचर बहुत कम जो होगा, जो कि 0 सेल्सियस से भी कम का टेम्परेचर होगा, यानी कि -100 सेल्सियस या उससे भी कम का टेम्परेचर जो होगा, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, जहाँ पर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सब्सटेंसेस हैं वो ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हासिल करते हैं। तो बेसिकली सुपर कंडक्टर्स मतलब कि कुछ ऐसे मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको इतना ज़्यादा कूल किया जाए कि उनमें से बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। ये ज़हन में रखिएगा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और अगर टेम्परेचर को कम किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा माइनस के अंदर टेम्परेचर को कम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सुपरकंडक्टर का जो ताल्लुक है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी बताया हुआ है, और कुछ इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स की बात है जो कि हम वैसे आगे देखेंगे भी। एक बात यहाँ पर ये की गई है कि सुपरकंडक्टर्स जो होते हैं अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एक कंट्रोल मैनर में स्टोर कर देते हैं, यानी कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बना देते हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उसकी वजह से वो बहुत ही बेहतरीन मैग्नेट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और इनका जो यूज़ होगा वो मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर और एनर्जी स्टोरेज के अंदर होगा। मैग्नेटिक एनर्जी को ये स्टोर कर रहे होंगे, और उसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन के अंदर इसका काम होगा। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि साइंटिफिक रिसर्च अभी हो रही है कि ऐसे सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स को हम लोग डेवलप करें जो कि रूम टेम्परेचर के करीब जो है काम कर सके। अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स रूम टेम्परेचर के तौर पर काम कर पाएँ, तो हमारी कई सारी एनर्जी सेव हो सकती है। रूम टेम्परेचर का मतलब यही है कि जो हमारे आस-पास का सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, उस पर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स काम कर सकें, यानी उस पर वो लो रेजिस्टेंस दिखा सके। वरना हमें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे अगर ये बन गए, तो बहुत ही आसानी के साथ जो है रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बचेगी फिर। अब यहाँ फिज़िक्स के रोल का ज़िक्र है ब्रिजेस के अंदर, यानी कि जो हमारे पुल वगैरह बनाए जाते हैं, उन ब्रिज की डिज़ाइन के अंदर किस तरह से फिज़िक्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 2 साइंस की ब्रांचेस का ज़िक्र हो रहा है, एक मटीरियल साइंस और दूसरी है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इन दोनों ने ब्रिज डिज़ाइन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है एक नई एडवांसमेंट ला दी है। अब ये नई एडवांसमेंट किस तरह से है कि ब्रिज की डिज़ाइन को इतना बेहतर बनाया जाए कि उस पर जो फोर्सेस लगेंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगी, और फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो ब्रिज जो होगा वो ठहरा रहेगा। इसकी मिसाल में यहाँ रोहरी ब्रिज का नाम लिखा हुआ है, जिसको लैंसडाउन ब्रिज भी कहा जाता है, जो इंडस रिवर के ऊपर सक्खर में मौजूद है। अब ये जो ब्रिज हमारे पास मौजूद है, इसके अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे, तो इसके अंदर मेटल को एक तो यूज़ किया गया है, और मेटल का ऐसा डिज़ाइन रखा गया है कि फोर्सेस तमाम की तमाम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि एक पूरी रेल कार को भी वहाँ से गुज़ारा जाए। और अगर आप ब्रिज की हालत देखेंगे तो अब तक भी वो ब्रिज जो है वो ठहरा हुआ है, जैसे कि यहाँ इस तस्वीर में आप इस ब्रिज को देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में। मैग्नेटिक लेविटेशन का मकसद ये होता है कि हम नीचे की तरफ जो है कुछ मैग्नेट्स को रख देते हैं, और वो मैग्नेट्स जो होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर जो है वो फ्लोट करा रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक लेविटेशन दिखाई गई है कि नीचे की तरफ एक मैग्नेट मौजूद है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी नहीं आ रहे। जब 2 चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो लाज़मी बात है फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस मैग्नेटिक लेविटेशन का पर्पस जो है यहाँ पर ट्रेन्स में यूज़ होता है।
ट्रेन के अंदर किस तरह से जैसे लिखा हुआ है कि जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं, उनके अंदर स्पीड लिमिटेशन होती है और अगर हम बात करेंगे कि इनकी स्पीड लिमिटेशन को ही देखते हुए हम लोगों ने सुपर फास्ट मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बनाई है, जिनको मैगलेव भी कहा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो व्हीकल होगी, ये जो ट्रेन होगी, वो लिफ्टेड ऑफ यानी कि ऊपर की तरफ मौजूद होगी रेल ट्रैक में और इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह ये होगी कि जो रेल ट्रैक होगा और जो ट्रेन होगा, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होंगी, जो इसे ऊपर रखने में मदद करेंगी। इसके अंदर जो मैग्नेट्स यूज़ हो रहे हैं, उनका मकसद ये है कि वो ट्रेन को प्रोपेल कर सके, आगे धकेल सके रेल ट्रैक के ऊपर। अब ये तरीका क्यों यूज़ हो रहा है? ताकि फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो सके और जो ट्रेन्स होंगी, वो ट्वाइस स्पीड से चल सके। यानी कि ट्रेडिशनल ट्रेन्स के मुकाबले में डबल स्पीड पर वो जा सके और वो स्पीड कितनी डबल हो सकती है? 300 माइल्स पर आवर्स भी हो सकती है। आमतौर पर हमारी ट्रेन्स जो है वो 120 से 130 माइल्स पर आवर के हिसाब से चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर डबल स्पीड भी हो सकती है इसी फ्रिक्शन को कम करते हुए। उसके बाद हमारे पास मौजूद है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, यानी कि जो हमारी सराउंडिंग में नॉइज़ वगैरह है उसे कम किया जाए। अब यहाँ पर आइडियोलॉजिस्ट का ज़िक्र है जो साउंड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। उनके हवाले से ये ज़िक्र किया गया है कि वो बयान करते हैं कि जो नॉइज़ होता है वो स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि नॉइज़ का ज़्यादा होना एक इंसान के अंदर फ़ाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इंसान को डर सा लगता है और इस सूरत में इंसान के अंदर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाती है ज़्यादा नॉइज़ की वजह से। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, ये इन्वर्टेड नॉइज़ पैटर्न्स को डेवलप कर रहे हैं। इन्वर्टेड नॉइज़ पैटर्न क्या करेंगे कि जो डिस्टर्बिंग नॉइज़ होगा उसे कैंसल कर देंगे। अब बहुत ज़्यादा नॉइज़ कहाँ-कहाँ, कौन से लोगों को देखने को पड़ता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद होते हैं पायलट्स या फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या कुछ बिज़नेस ट्रैवलर्स होते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि नॉइज़ को एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी हद तक कम रख सकें। अब हम बात करते हैं जाइरोस्कोप के बारे में। ये जो जाइरोस्कोप है, ये एक डिवाइस होती है जो कि ओरिएंटेशन और एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रखती है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो सीधी मौजूद है, वो सीधी ही रहे हमेशा। वो अपनी हर बार चक्कर काटने के बाद भी वो गिर ना जाए, उसकी जो पोज़ीशन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो एंगुलर वेलोसिटी और ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने के लिए जाइरोस्कोप का यूज़ किया जा रहा है। अब जाइरोस्कोप किस तरह से होगा कि उसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि उसके अंदर बीच में एक स्पाइनिंग रोटर मौजूद होता है जो मूव करता रहता है। लेकिन ये जो स्पाइनिंग रोटर होता है, वो एक सेट ऑफ गिम्बल्स के साथ में अटैच होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। अब ये स्पाइनी रोटर्स इन गिम्बल्स के साथ अटैच होने की वजह से ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकता है। अब यहाँ पर ये बात है कि जिरायोस्कोप का क्या यूज़ है? तो जिरायोस्कोप जब मोशन में होता है यानी मूवमेंट के अंदर होता है, तो वो एक अपने अंदर प्रॉपर्टी डेवलप करता है जिसे कहते हैं जिरायोस्कोपिक इनर्शिया। इसकी वजह से इसके ओरिएंटेशन और रोटेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। उसकी मूवमेंट चलती रहती है और उसकी रोटेशन और ओरिएंटेशन दोनों के अंदर चेंज नहीं होता। अब रोटेशन वगैरह में और उसकी ओरिएंटेशन में किस तरह से चेंज नहीं आता, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर ओरिएंटेशन जिरायोस्कोप का चेंज भी होता है, तो एक फ़ोर्स लगती है उसके ऊपर जो कि रोटर को अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन और रोटेशन में वापस ले आती है। एक टॉर्क लगता है इसके ऊपर जो उसे अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन और रोटेशन में वापस ही ले आता है। इसे हम जिरायोस्कोपिक इनर्शिया कह रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जिरायोस्कोप का कहाँ यूज़ हो रहा है, तो नेविगेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर इनको यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इनकी मिसाल लिखी हुई है कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिरायोस्कोप जो होते हैं, वो एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन्स के अंदर भी यूज़ होते हैं और वहाँ पर वो पिच, रोल और याव को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो पिच, रोल एंड याव ये 3 तरह की मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं, जो कि आप यहाँ इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो एयरोक्राफ्ट जो है वो अपने ओरिएंटेशन को मेंटेन कर सके, तो इसके लिए भी यहाँ पर जिरायोस्कोप यूज़ होता है। और उसके अलावा हमारे स्मार्टफ़ोन्स जो हैं इस वक़्त, उनके अंदर भी ये जिरायोस्कोप यूज़ होता है। जैसे वीडियो गेम्स होती हैं, वहाँ पर ओरिएंटेशन जो है और मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाती है, तो ये उनके अंदर एक जिरायोस्कोप जो है सेंसर यूज़ होता है, जो इनकी मूवमेंट और ओरिएंटेशन वगैरह को डिस्कस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हम मोबाइल को रोटेट करते हैं, तो स्क्रीन पूरी सी रोटेट हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट और रोटेशन हमारे मोबाइल फ़ोन्स में आ रही है, इसके अंदर भी जिरायोस्कोप सेंसर का यूज़ हो रहा होता है। तो जिरायोस्कोप इस वक़्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फ्यूल्स।
यानी कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स हैं उनका यूज़ किया जाए, उनके मुकाबले में जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उनके बदले में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज़ करना। अब जैसे कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अर्थ के अंदर फाइनाइट सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल मौजूद है। फाइनाइट सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब ये है कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल फॉसिल्स की मदद से हासिल होने वाला फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो साइंसदान कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कवर कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा मिसाल के तौर पर फ्यूल जो है ज़मीन का पेट्रोलियम गैस वगैरह ख़त्म हो गए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एडिशनल सोर्सेज़ बनाए गए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, उसके अलावा विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हो गए, न्यूक्लियर पावर होगा, बायोफ्यूल हो गया, वेव टाइड एनर्जी हो गया। तो ये मुख्तलिफ एनर्जी के सोर्सेज़ हैं जो कि इस वक़्त इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अब ये जब हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज़ आ जाएँगी, तो इसका फ़ायदा एक तो हाई कॉस्ट बेनिफिट होगा, यानी कि कम कॉस्ट के अंदर ये हमारे पास हासिल होना शुरू हो जाएँगे और उसके अलावा ये मुख्तलिफ मौजूद होंगे तो तमाम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर फिज़िक्स एंड सोसाइटी वाले टॉपिक का ज़िक्र करें, तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं डिस्कस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिज़िक्स एंड सोसाइटी इस बात को बयान करता है कि कौन-सी तब्दीलियाँ आई हैं, कौन-सी एडवांसमेंट, कौन-सी नई-नई चीज़ें वजूद में आई हैं और कौन-सी नई हमने बातें जानी हैं फिज़िक्स के हवाले से और उसका सोसाइटी पर और वर्ल्ड पर किस पैमाने पर कितना ज़्यादा असर हो रहा है। अगर हम फिज़िक्स की असर को देखेंगे सोसाइटी के ऊपर, तो हमें नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पहले तो ज़्यादा पता चलता है और फिर जिस नेचुरल वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ पर हमारी लाइफ़ जो है, वो ज़्यादा बेहतर होती है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपली बात करें कि पहले के दौर में हमारे लिए इतनी आसानी नहीं थी कि हम ट्रैवल कर सकते। लेकिन आज जो हमारे पास ये व्हीकल्स मौजूद हैं, इन पर ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इनकी वर्किंग का, ये सारा फिज़िक्स की देन है। तो हमारी लाइफ़ जो है फिज़िक्स के अकॉर्डिंग शेप होती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि कई सारी डेवलपमेंट आई है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जैसे कि व्हील है, इंजन है और उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके अंदर एडवांसमेंट अभी भी फ़िज़िक्स की वजह से आ रही है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही है, इससे हमें जो फ़िज़िकल फिनोमेना है, यानी हमारे नेचर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में समझने में आसानी होती है। फिर उसका असर सोसाइटी पर होगा, हमारा वे कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो बेहतर होता है, हमारी ट्रैवलिंग बेहतर होती है और हमारी लाइफ़ जो है वो भी बेहतर होता है, हमारे रहने का अंदाज़ जो है फ़िज़िक्स की वजह से बेहतर होता है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर फ़िज़िक्स ने एक रोल इस तरह से भी प्ले किया है कि इसने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ को डेवलप किया है। यानी ऐसे सोर्सेज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम ही इमिट करते हैं, यानी सोलर एनर्जी हो गया, उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी हो गया, यानी कि ज़मीन के अंदर से जो है उसकी हीट की मदद से फिर एनर्जी को बनाया जाए। उसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर किया जाए, एमआरआई जो होता है ये फ़िज़िक्स की वजह से होता है, एक्स-रे भी फ़िज़िक्स की वजह से होता है और आउटर स्पेस को भी एक्सप्लोर किया जाए, तो ये सारा फ़िज़िक्स की वजह से आज हो रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि फ़िज़िक्स और सोसाइटी का जो ताल्लुक है वो कॉम्प्लेक्स यानी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और डायनामिक है, यानी कि कंटिन्यू है। फ़िज़िक्स और सोसाइटी का ताल्लुक साथ-साथ चलता जा रहा है। तो कई सारी एडवांसेस अभी भी आ रही हैं और आती रहेंगी, जो हमारी दुनिया को तब्दील करेंगी। और इसकी वजह एक ये भी है कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीड्स बनती हैं और नीड्स की वजह से फ़िज़िक्स के अंदर रिसर्च भी और ज़्यादा तेज़ होती है। अब आगे वही बात लिखी हुई है कि शॉर्ट के अंदर कहा जाए कि फ़िज़िक्स का हमारी सोसाइटी पर असर होता है और काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट और डिस्कवरीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं, जिसका असर दुनिया पर बड़े पैमाने पे होगा और फ़िज़िक्स जो है सोसाइटी पर असर करती है और ये कंटिन्यू रहता है और हमारी दुनिया को चेंज करता रहता है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की मदद से और साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने फिज़िक्स एंड सोसाइटी और उससे पहले जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इसके अंदर वो टॉपिक्स मौजूद थे फिज़िक्स का स्कोप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है हमने आज की इस वीडियो के अंदर अपना मौजू बनाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के हवाले से सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं, इसके अलावा बायोलॉजी के जो कोर्सेज हैं डिफरेंट, वो भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे आपको इसी सिंगल चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लेक्चर्स की तरतीब जो है प्लेलिस्ट की सूरत में आप वहाँ पर देख सकते हैं।
तो मेरे दीगर चैनल ये रहे, इन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।